प्रश्न है, देवनागरी लिपि के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। किसी भी भाषा की लिपि जानने से पहले भाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो भाषा को विचारों की संवाहिका, संस्कृति की अभिव्यक्ति तथा संप्रेषण का माध्यम माना जाता है। भाषा की यह परिभाषा साहित्यिक है, जबकि इसके वैज्ञानिक रूप को यदि देखें तो भाषा मानव के उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की सार्थक व्यवस्था है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा हमारे संप्रेषण के माध्यम अर्थात एक दूसरे से संपर्क करने के लिए आवश्यक है और भाषा की व्यवस्था के लिए एक लिपि की आवश्यकता है। और हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसकी लिपि है देवनागरी लिपि। यह ध्वनि प्रतीक मुख्यतः मौखिक होते हैं तथा भाषा के श्रवण एवं भाषण कौशल से संबंधित होते हैं। जो भी लिपि होती है वह मौखिक होती है। ध्वनि प्रतीक जो होते हैं वो मौखिक होते हैं, भाषा के सुनने और लिखने में सहायक होते हैं। जब इन्हीं मौखिक ध्वनि प्रतीकों को दृश्य प्रतीकों में परिवर्तित कर दिया जाता है और इन्हें लिखित चिन्हों का रूप प्रदान कर दिया जाता है तो यह लिपि का रूप धारण कर लेता है। जिन ध्वनि प्रतीकों का हम उपयोग भाषा को व्यक्त करने के लिए करते हैं वह जब एक दृश्य रूप में लिखित रूप में प्राप्त हमें हो जाता है तो हम उसको लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा अब समझते हैं कि लिपि की क्या परिभाषा है। लिपि किसी भी भाषा के ध्वनि प्रतीकों की लिखित व्यवस्था होती है। लिपि क्या है? किसी भी भाषा के ध्वनि प्रतीकों की लिखित व्यवस्था, जिसे हम भाषा के दृश्य प्रतीक के रूप में जानते हैं और जो भाषा के वाचन और लेखन कौशल से संबद्ध होती है। क्या है? लिपि वह है जो भाषा के वाचन और लेखन कौशल से संबद्ध है। भाषा को हम दो रूपों में जानते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। भाषा का लिखित रूप ही लिपि है। क्या है? भाषा का जो लिखित रूप है वही क्या कहलाता है? लिपि, जो ध्वनियों को अंकित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। दूसरी परिभाषा के अनुसार भाषा के लिखित संकेतों और दृश्य प्रतीकों को लिपि कहते हैं। यह सरल सी परिभाषा है लिपि की कि भाषा के लिखित संकेतों और दृश्य प्रतीकों को लिपि कहते हैं। अब समझते हैं कि हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि, उसका विकास किस प्रकार हुआ। देवनागरी लिपि का विकास। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि का स्थान राजभाषा हिंदी की लिपि के रूप में माना गया है। अर्थात हमारी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? वह है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ है। कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि से उत्तरी शैली का विकास हुआ, उत्तरी शैली से प्राचीन नागरी का विकास हुआ, प्राचीन नागरी से पश्चिमी नागरी का विकास हुआ एवं तदंतर पश्चिमी नागरी से देवनागरी का विकास हुआ है। तो क्रम इस तरह है कि ब्राह्मी लिपि से उत्तरी शैली से प्राचीन नागरी से पश्चिमी नागरी तथा पश्चिमी नागरी से देवनागरी का विकास हुआ है। यह इस प्रकार है। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि विकसित हुई, फिर उत्तरी शैली, फिर प्राचीन नागरी का विकास हुआ, फिर पश्चिमी नागरी का, और उसी पश्चिमी नागरी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि 4 भाषाओं में लिखी जाती है। वह भाषाएं कौन कौन सी हैं? सर्वप्रथम संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली। कौन कौन सी भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती है? संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली। इस लिपि का स्वरूप भारत में 9वीं शताब्दी से पहले ही निर्धारित हो गया था। देवनागरी लिपि का जो स्वरूप है अर्थात जो देवनागरी लिपि का उपयोग भारत में 9वीं शताब्दी से पहले का मिलता है और इसके चिन्ह समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होते रहे हैं। अनेक व्याकरणकारों ने, अनेक लोगों ने जो भाषा का ज्ञान रखते हैं उन्होंने समय के साथ इसके उपयोग को बढ़ाते हुए लिपि चिन्हों को भी बढ़ाया। 10वीं शताब्दी में आकर देवनागरी लिपि के चिन्हों में काफ़ी स्थिरता आने लगी। अर्थात जो प्रयोग हम आज कर रहे हैं देवनागरी लिपि के चिन्हों का, उसका
उसकी स्थिरता या उसकी उत्पत्ति 10वीं शताब्दी के आसपास हुई। 11वीं शताब्दी की नागरी लिपि आज की नागरी लिपि से काफ़ी मिलती जुलती है। अर्थात 10वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है लिपि का स्थायित्व और 11वीं शताब्दी आज की नागरी लिपि के समान ही थी। 12वीं शताब्दी तक आते आते देवनागरी लिपि के चिन्हों का स्वरूप काफ़ी हद तक स्थिर हो गया और आज के अधिकतम लिपि वर्ण 12वीं शताब्दी के अनुसार पाए जाते हैं। अर्थात जो हम लिपि चिन्ह आज प्रयोग करते हैं वह 12वीं शताब्दी के लिपि चिन्हों के समान ही हैं। देवनागरी लिपि के विकास क्रम की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 0 का अंक देवनागरी लिपि द्वारा ही विकसित किया गया है। क्या है? 0 का अंक देवनागरी लिपि द्वारा ही विकसित किया गया है। कालांतर में ड, ढ, श्र ध्वनियों का विकास देवनागरी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता उसके वर्णों में शिरोरेखा का प्रयोग है। हम सभी जानते हैं कि देवनागरी लिपि में हम शिरोरेखा का प्रयोग करते हैं, यह इसकी मुख्य विशेषता है। अब हम समझते हैं कि देवनागरी लिपि की क्या क्या विशेषताएं हैं। विश्व की लिपियों की तुलना में सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का उपयोग तार, टेलीप्रिंटर, टंकण, मुद्रण, कंप्यूटर क्षेत्रों में सुगमता से किया जा सकता है। अर्थात देवनागरी लिपि एक सुगम लिपि है। यह विश्व की प्राचीनतम लिपि है। यह सौभाग्य भी देवनागरी लिपि को प्राप्त है कि वह विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि है। एक ध्वनि के लिए एक वर्ण है क, ख, ग, घ, जबकि उर्दू में अ के लिए अलिफ व एन 2 वर्ण है, रोमन में क के लिए सी। अर्थात यहाँ वर्णों की एक रूपता हमें प्राप्त होती है। एक ध्वनि के लिए एक वर्ण प्राप्त होते हैं। यह देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता है। एक वर्ण एक ही ध्वनि को व्यक्त करता है। क ध्वनि को ही व्यक्त करता है, जबकि अंग्रेजी में यू, पुट, बट, बिजी, रूड क्रमशः अ, ई, उ को उच्चारित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि में वैज्ञानिकता है कि वह एक ही ध्वनि से एक ही शब्द को व्यक्त करता है, या एक ही शब्द से उसकी एक ही ध्वनि, एक ही वर्ण से एक ही ध्वनि उत्पन्न होती है। स्वरों के लिए अलग वर्ण एवं उनकी मात्राओं के लिए अलग वर्ण है। देवनागरी लिपि में जो स्वर हैं उनके लिए अलग वर्ण और उनकी मात्राओं के लिए व्यंजन जो है अलग वर्ण है, जबकि रोमन फारसी में मात्राओं के लिए अलग से कोई चिन्ह नहीं है। हम जानते हैं कि रोमन और फारसी में स्वर और व्यंजन की अलग अलग कोई व्यवस्था नहीं है जैसी देवनागरी लिपि में है। स्वर सहित व्यंजन का उच्चारण क प्लस आ क्या बनता है? क, जबकि रोमन तथा फारसी में स्वरों को अलग से व्यंजनों के साथ लिखना पड़ता है। वर्णमाला में स्वरों एवं व्यंजनों का व्यवस्थित क्रम है, पहले स्वर फिर व्यंजन। जो देवनागरी लिपि है उसकी वर्णमाला में जो सभी चीज़ें हैं वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित है। पहले हम स्वर को पढ़ते हैं, उसके बाद व्यंजन को। इस प्रकार यह एक व्यवस्थित लिपि है। लेखन और उच्चारण में एक रूपता है। देवनागरी लिपि में हम जो लिखते हैं उसको उसी तरह से उच्चारित करते हैं, जबकि रोमन में साइकोलॉजी को हम PSYCHOLOGY लिखते हैं, जिसमें क्या है, P जो है वह साइलेंट रहता है। उसी प्रकार निमोनिया में भी P जो है साइलेंट रहता है, जो उच्चारण के अनुरूप नहीं है। देवनागरी लिपि में छोटे बड़े वर्ण नहीं होते, उनकी आकृति प्रायः बराबर होती है। रोमन लिपि में कई वर्ण ऊपर लिखा जाता है और कोई नीचे लिखा जाता है, अर्थात स्मॉल एवं कैपिटल लेटर होते हैं। हम जब देवनागरी लिपि लिखते हैं तो हमें कोई भी वर्ण को बड़ा छोटा नहीं करना है। उसकी एक व्यवस्था है कि हम उसको हर परिस्थिति में उसी तरह लिखते हैं, जबकि हम जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो बहुत से शब्दों को हमें स्मॉल और कैपिटल में अलग अलग रूप से लिखना पड़ता है, ऊपर या नीचे। ध्वन्यात्मक लिपि है जिसमें हर व्यंजन में स्वर मिला रहता है, जैसे प प्लस अ, जबकि रोमन लिपि में स्वरों को अलग से लिखना पड़ता है। हम जानते हैं कि जितने भी व्यंजन हैं वह स्वर से मिलकर बने हैं, है ना। तो इस प्रकार यह ध्वन्यात्मक लिपि है, स्वर और व्यंजन के मिलन से बनी हुई लिपि।
यदि किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाना हो तो प्रायः हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो प के नीचे जो यह चिन्ह है वह हलंत चिन्ह है। तो हम देवनागरी लिपि में अगर किसी शब्द को स्वर के बिना दिखाते हैं तो हम यह हलंत एक आड़ी रेखा बनाते हैं जो हलंत चिन्ह है। आगत ध्वनियों के लिए अलग वर्ण विकसित किए गए हैं। देवनागरी लिपि में एक वैज्ञानिकता क्रमबद्धता होती है। पहले ह्रस्व स्वर फिर दीर्घ स्वर, उसी प्रकार पहले असंयुक्त व्यंजन बाद में संयुक्त व्यंजन, इस तरह का क्रम है। वर्ण ध्वनियों के उच्चारण के स्थान को ध्यान में रखकर पंक्तिबद्ध बैठाए गए हैं। जैसे ध्वनियाँ कंठ से शुरू होकर ओष्ठ तक संपन्न होती है। हम जब भाषा विज्ञान में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो ध्वनियाँ हैं वह किस तरह से उच्चारित होती है। क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, इस प्रकार हमने अलग अलग उच्चारण स्थानों के अनुसार वर्णों को अलग अलग बांट रखा है। इस प्रकार यह जो हमारी देवनागरी लिपि है वैज्ञानिक रूप से सिद्ध लिपि है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है। संसार की अन्य लिपियों में ऐसा नहीं होता। जैसे काफ का उच्चारण काफ होता है, इसमें एल ध्वनि का उच्चारण नहीं होता। मतलब CALF जो लिखा है उसको हम काफ पढ़ते हैं, उसका एल उच्चारित नहीं होता। जबकि देवनागरी लिपि में हम कोई भी शब्द अगर लिखते हैं तो उसमें सभी वर्णों का उच्चारण होता है। देवनागरी लिपि में सभी स्वर और व्यंजन के लिए अलग अलग ह्रस्व और दीर्घ चिन्ह हैं। तुलनात्मक दृष्टि से रोमन लिपि में ध्वनि चिन्हों की अनेक रूपता है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक दोनों है। क्या है? देवनागरी लिपि अक्षरात्मक भी है, वर्णात्मक भी है। देवनागरी लिपि वर्ण विभाजन की दृष्टि से वैज्ञानिक है। अघोष और स्वघोष तथा अल्प प्राण तथा महाप्राण की दृष्टि से इस लिपि की अपनी वैज्ञानिकता है। हम जानते हैं कि जो हमारी देवनागरी लिपि है उसमें ध्वनि चिन्हों की एक रूपता है, अनेक रूपता नहीं है। वह अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग शब्द जो है उनका उच्चारण हम अलग अलग करते हैं। किसी भी शब्द में कोई ऐसा उच्चारण नहीं होता जो लुप्त हो। जितना लिखा है हम उतना ही उच्चारित करते हैं। और सभी स्वर और जो व्यंजन है वह स्वरों से मिलकर बने होते हैं। उसको हमें अलग से लिखना नहीं पड़ता, वह उसी में सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार यह एक वैज्ञानिक लिपि है। अब जो लिपि में दोष भी हैं, गुण है तो दोष भी होंगे। तो जो देवनागरी लिपि में जो दोष हैं उनको हम देखते हैं। पहला ध्वनि है किंतु वर्ण नहीं। जैसे न, म है, मतलब ये जो न है, म है, इनका उच्चारण तो है लेकिन इनका अलग से वर्ण नहीं है। ये आधा न और ह, आधा म और ह से मिलके बने हुए हैं। इनका कोई अलग से कोई नया वर्ण नहीं है, लेकिन ध्वनि नया है। इसको हम पढ़ रहे हैं न, म। वर्ण है किंतु ध्वनि नहीं है। जैसे री, तो ऋषि का री भी होता है एंड र में छोटी की मात्रा भी री है। इसका वर्ण अलग है। ऋषि के री को हम अलग लिखते हैं और र में छोटी की मात्रा को हम अलग लिखते हैं, लेकिन इसको उच्चारित करने पर एक ही ध्वनि आती है। दोनों को हम री ही पढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन श प्लस र क्या बनता है? ज्ञा। ज प्लस अ उच्चारण ज्ञ। त्र प्लस र से त्र बनता है। श से क प्लस ना, यह सब संयुक्त व्यंजन है। ई की मात्रा इंद्रिया देखने में उच्चारण में दी के साथ है, लिखने में यह र के साथ है। जैसे ई के बाद है आधा ना, आधा द प्लस पूरा रा है। जबकि हम लिखते हैं तो हम द को पूरा जो मात्रा जो है वह दह में लगती है, जबकि यह री की मात्रा है। इस प्रकार कई शब्द ऐसे हैं जिसको लिखने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। कुछ वर्ण एक वर्ण ना होकर संयुक्त व्यंजन है। जैसे छ, त्र, ज्ञा। हमने पहले ही पढ़ा कि जो श है वो किससे मिलकर बना है? आधा क प्लस ना से। ज्ञा जो है श प्लस र से मिलकर बना है। इसी तरह त्र बना है त प्लस र से मिलकर। यह कोई वर्ण नहीं जबकि संयुक्त व्यंजन है। कुछ वर्ण निरर्थक है। जैसे अ का बहुत कम प्रयोग होता है। टंकण मुद्रण में जटिल है।
जबकि इसमें कई मात्राएं हैं, कई शब्द जो है आधे आधे शब्द हैं। जैसे हमने इंद्रिय में ही पढ़ा कि यहाँ पे छः वर्णों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह टंकण मुद्रण में थोड़ा जटिल है। शिरोरेखा होने से तेजी से लिखने में कठिनाई होती है कि हमें प्रत्येक शब्द लिखते समय सभी में एक ऊपर लाइन खींचनी पड़ती है, इसलिए इसको जल्दी लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। अब समझते हैं कि देवनागरी लिपि का मानकीकरण। मानकीकरण क्या है, यह शब्द क्या है? लिपि के मानकीकरण से तात्पर्य है लिपि के वर्णों को लिखने में एकरूपता लाना। क्या है मानकीकरण का अर्थ है कि वर्णों को लिखने में एकरूपता लाना, ताकि सभी के लिए बोधगम्य और संप्रेषणशील हो सके। देवनागरी लिपि का मानकीकरण 4 रूपों में किया है, जो इस प्रकार है। पहला है संयुक्त व्यंजनों में मानकीकरण करते समय खड़ी पाई वाले व्यंजनों को ही खड़ी पाई हटा दी जाती है, जैसे अप्पू, कच्चा, तथा ऐसे वर्ण जिनमें हुक होता है उनको संयुक्त अक्षर के रूप में प्रकाशमय उनका हुक हटा दिया जाता है, जैसे पक्का। इसके अतिरिक्त ट वर्ग व्यंजनों को संयुक्त अक्षर के रूप में प्रयोग करते समय उनमें हलंत लगा दिया जाता है, जैसे संयुक्त का प्रयोग पूर्वानुसार 3 रूपों में होता है, राष्ट्र, भद्रा आदि। जैसे यहाँ पे हम ट वर्ग के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें हलंत लगा हुआ है नीचे। समवर्गीय संयुक्त अक्षरों में पंचमाक्षरों को संयुक्त व्यंजन के ऊपर बिंदु लगाकर प्रयोग किया जाता है। पंखा, जैसे यहाँ पे आधा न है तो उसको हमने ऊपर बिंदी लगा के प्रदर्शित किया। हिंदी में भी हम न को बिंदी लगा के प्रदर्शित। संत में भी आधा न है, उसको हमने बिंदी लगाकर प्रदर्शित किया। असमवर्गीय वर्गे अक्षर का प्रयोग होता है, उदाहरण वाड्मय, अंतश्न, अन्य। इसमें हमने बिंदी ना लगा के उनको आधा लिखा है। संयुक्त अक्षर में एक वर्ण 2 बार प्रयुक्त होने पर उसकी खड़ी पाई हटा दी जाती है, उदाहरण था अन्न, सम्मेलन। अनुनासिक का प्रयोग उन वर्णों के साथ होता है जिनमें शुरू रेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगती। अनुनासिक का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती। देवनागरी लिपि के वर्णों का क्रम समझते हैं। विश्व की भाषा की लिपि में प्रयोग होने वाले वर्णों का एक क्रम है, जैसे ABCD एक क्रम से लिखी जाती है रोमन लिपि, उसी प्रकार देवनागरी लिपि में भी वर्णों का एक क्रम निर्धारित है, जिनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहले और उनके बाद व्यंजन लिखे जाते हैं। पहले क्या लिखे जाते हैं? पहले स्वर लिखे जाते हैं और उसके बाद व्यंजन लिखे जाते हैं। स्वर में भी पहले ह्रस्व स्वर फिर दीर्घ स्वर दिए जाते हैं। कालांतर में विकसित नए स्वरों के दल में बाद में स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार ड कोट के बाद तथा ढ के बाद ई का प्रयोग होता है। आगत वर्णों को जो माला में सबसे अंत में स्थान दिया जाता है, जैसे क, ख, जो, फ आदि। वर्ण संख्या हर लिपि की वर्ण संख्या निर्धारित होती है, उसी प्रकार देवनागरी लिपि के वर्णों की संख्या भी निर्धारित है, जो इस प्रकार है। इसमें 11 स्वर हैं, 36 व्यंजन हैं और 5 आगत व्यंजन हैं। इस प्रकार कितने वर्ण हुए? 7, 4, 11 स्वर, 36 व्यंजन तथा 5 आगत व्यंजन का प्रयोग इसमें होता है। वर्णों का उच्चारण कई बार लिपि में हम लिखते कुछ हैं और बोलते कुछ और हैं, जैसे गए, अय। इसका उच्चारण सरल और स्वाभाविक करने के उद्देश्य से अब इन शब्दों का रूप बदलकर गए, आए कर दिया गया। जैसे यहाँ पे य का प्रयोग हो रहा था, अब यहाँ पे ए का प्रयोग होने लग गया। मानकीकरण का महत्व। जो देवनागरी लिपि है उसका मानकीकरण क्यों किया गया? मानकीकरण का महत्व क्या है, इसको हम समझते हैं। मानकीकरण एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से लिपि की विभिन्नता में एकरूपता लाई जाती है। मानकीकरण से भाषा स्तरीय हो जाती है। संप्रेषण में लिपि का प्रयोग अधिक सरल और बोधगम्य हो जाता है। लिपि का संबंध लेखन भाव तथा पठन भाव ग्रहण करने से है।
टाइपराइटर, कंप्यूटर, मुद्रण तथा आधुनिक यंत्रों में लिपि की एक रूपता आती है। मानक लिपि भाषा में स्थायित्व लाती है। शब्दों का उच्चारण कुछ भी हो, वर्तनी की एक रूपता उनको अन्य भाषाओं में प्रतिष्ठा दिलाती है। इस प्रकार जो भाषा का मानकीकरण है वो भाषा के स्थायित्व को महत्व देता है, भाषा के विकास में सहायक होता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि में जितनी सूक्ष्म वैज्ञानिकता का आधार रखा गया है उतना विश्व की किसी लिपि में नहीं है। मतलब जो देवनागरी लिपि है वह जितनी वैज्ञानिक है उतनी अन्य किसी लिपि में वैज्ञानिकता का आधार नहीं है। इसमें इतने सूक्ष्म बातों का ध्यान रखा है कि कोई भी गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं रहने दी गई है। या कुछ विद्वानों ने इस लिपि में कुछ दोष गिनाए हैं और उसके सुधार के लिए भी समय समय पर सुझाव और प्रस्ताव आते रहे हैं। देवनागरी लिपि के दोषों को दूर करने के लिए भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वास्तव में देवनागरी लिपि में कोई कमी नहीं है। उसके लिखने में कुछ गलतियां भ्रम के कारण बनने लगे या कुछ उच्चारण लुप्त होने लगे तो इसमें लिपि का कोई दोष नहीं है। इसमें उच्चारण की ध्वनियों की विभिन्नता, वर्णानुरूप आकृति मूलकता, अनुनागरी ध्वनियों में सूक्ष्मता आदि ऐसे गुण हैं जिसके कारण इसको पूर्ण वैज्ञानिक लिपि कहा जा सकता है। इस प्रकार हम इस लेख से समझ सकते हैं कि जो देवनागरी लिपि है वह एक वैज्ञानिक और स्थिर आकृति मूलक लिपि है जिसमें ध्वनियों एवं वर्णों की एक रूपता है एवं शिरोरेखा का प्रयोग भी होता है और हर शब्द के लिए अलग अलग वर्ण यहाँ प्रयुक्त होते हैं। यह एक प्राचीन लिपि होने के साथ साथ बहुत ही स्थायित्वपूर्ण लिपि भी है। धन्यवाद।